अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हुए उन्हें 4 या 5 मिनट गुजर चुके थे और कश्ती अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कर्नल अब कुछ मायूस सा हो गया। यकीनी तौर पर कोई ऐसी सूरत हाल जो आगे चलकर किसी खौफनाक हादसे में बदल सकती है, लेकिन वो अपने आप को बेदस्तो पा समझ रहा था। क्या कह सकता था? तारीकी की खौफनाक चादर उन पर मुसल्लत थी और उस पहाड़ी कटाव में दाखिल होने के बाद तो हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। पानी की आवाज़ बताती थी कि वो पत्थरों से टकरा रहा है और यकीनी तौर पर वहां से अपना रुख तब्दील कर रहा है और आवाज़ उसकी निशानदाही करती थी। अज़तराब के ये लम्हात शदीद से शदीद तर होते रहे। फिर अचानक उनके जिस्मों को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसके साथ ही दरख्त के तने से बनी हुई कश्ती किसी चट्टान से टकराई और एकदम रुक गई। कश्ती का रुक जाना इंतहाई हैरतनाक था। कर्नल की गहरी गहरी सांसें उभरती रहीं। कंदील पुरस्रार तौर पर खामोश थी। कर्नल ने एक हाथ दोनों आंखों पर रख लिया और चकराते हुए जहन को संभालने की कोशिश करता रहा। कश्ती में हल्की हल्की जुब्बश जरूर थी, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगी। इस तमाम सूरत हाल का कोई जायजा भी नहीं लिया जा सकता था क्योंकि बेपनाह तारीकी फैली हुई थी। कर्नल वक्त का इंतजार करने लगा। अब देखिए क्या वाकया रूनुमा होता है। कंदील की कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने आंखों पर से हाथ उठाया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे बेनाई उस तारीकी में भी अपने लिए जगह बना चुकी हो। वो अपने चारों तरफ उस पहाड़ी कटाव को देख रहा था जो नाहमवार था और जगह जगह चट्टानें सरों पर लटकी हुई महसूस होती थी। कश्ती जिस जगह रुकी थी वहां से नीचे वो खौफनाक नदी गहराइयों में चली जाती थी और एक बड़ी सी चट्टान के नीचे से गुजर रही थी। पानी यकीनी तौर पर कश्ती को तिनके की तरह उन गहराइयों में बहा ले जाता अगर चट्टान उसे जगह दे देती। कश्ती उस चट्टानी प्लेटफार्म से टकरा कर रुक गई जो उससे सिर्फ 2 फुट ऊंचा था। उसके नीचे यकीनी तौर पर नदी को गुजरने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह मिली थी। कर्नल बेइख्तियार कश्ती में खड़ा हो गया। इस वक्त जिंदगी बचाने के लिए इस चट्टानी प्लेटफार्म पर ही चढ़ जाना जरूरी था जिसकी वसअत के बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं हो सका। उसने बेइख्तियार कंदील से कहा, कंदील ऊपर आ जाओ, कहीं यूं ना हो कि पानी का जोर हमें इस कश्ती समेत उस खला से गुजार दे जो इस चट्टान के नीचे मौजूद है। कंदील ने अर्ज ना किया। कर्नल ने पहले उसे सहारा देकर चट्टानी प्लेटफार्म पर चढ़ाया और फिर खुद भी ऊपर आ गया। किनारे फिसलवां थे। यकीनी तौर पर चट्टान पर काई जमी हुई थी जो इस पानी से टकराने का नतीजा थी। चुनाचा कर्नल कदम संभाले हुए इस फिसलवा प्लेटफार्म पर आगे बढ़ता रहा। खौफ ये था कि अगर उससे फिसल कर नीचे जा गिरे तो फिर बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चट्टान की ये दर्द कश्ती के लिए सदे राह साबित हुई, लेकिन 2 इंसानों का इस दर्द से गुजर जाना बहुत आसान था। चुनाचा कर्नल कंदील को संभाले हुए आगे बढ़ता रहा। कोई 10-12 फुट के बाद उन्हें काई और फिसलन से निजात मिल गई और वो खुश्क जगह पहुंच गए। कर्नल को यह खदशा भी लाहक था कि थोड़े फासले पर चलकर चट्टान दीवार की शक्ल ना इख्तियार कर गई हो, क्योंकि इस फिसलन पर किसी भी वक्त कोई हादसा भी हो सकता था। लेकिन यूं लगता था जैसे ये प्लेटफार्म काफ़ी वसी हो। काई और फिसलन से निजात हासिल करने के बाद कर्नल ने
चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और शिद्दते हैरत से दंग रह गया। जिसे वो एक चौड़ी चट्टान समझा था, वो तो एक लकोदक मैदान के मानद थी, जो इस पहाड़ी कटाव में ताहदे नजर फैला हुआ था। और दोनों सिमत ही नहीं बल्कि सामने की तरफ से भी ये पथरीला सिलसिला न जाने कहां तक चला गया। इस खौफनाक जगह आने के बाद अब कोई और सोच तो बेमकसद ही थी, कोई तसव्वुर ज़हन में नहीं लाया जा सकता था। वापसी के रास्ते भी मसदूद थे। नदी के बहाव पर वापसी का सफर तय करके उस चट्टानी तिलस्म से कैसे निकला जा सकता था। चुनाचा बेहतर यही था कि इस चट्टान का दूसरा सिरा तलाश किया जाए। ज़हन दौड़ाने से कर्नल ने यह नतीजा अखज़ किया कि हो सकता है इस पहाड़ी सिलसिले के दूसरे सिरे पर वो नदी फिर से मिल जाए जिससे गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन उसका दोबारा मिल जाना भी बेसूद था, क्योंकि आगे का सफ़र कैसे किया जा सकता था। कश्ती बेशक इस चट्टान से टकरा कर रुक गई, लेकिन क्या इस वजनी दरख्त के तने को इस फिसलन ज़दा जगह से किसी तौर पर ऊपर उठाया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस फिसलन ज़दा जगह पर तो अपने जिस्म को ही संभाल लेना आसान नहीं था, और फिर दरख्त का वो तना जो पानी के सीने पर फिसलता हुआ यहाँ तक आया, इतना हल्का भी नहीं था कि एक या चंद अफराद से उसे ऊपर उठा सकें। ताहम कुछ न कुछ करते रहने के अलावा और क्या किया जा सकता था। चुनाचा कर्नल कंदील का हाथ पकड़े हुए सीध में आगे बढ़ता रहा। ये अजीम शान पहाड़ी खौल दुनिया का हैरतनाक अजूबा था। आम हालात में अगर इसके बारे में सोचा जाता तो अकल शायद इसे तस्लीम ना करती। एक पूरी नदी पहाड़ी सुरंग में समा गई थी और उसके बाद पहाड़ों के नीचे से गहराइयों में दाखिल होकर दूसरी जानब निकल गई। गोया इन पहाड़ों ने नदी के सफर का रास्ता मुकम्मल तौर से रोक दिया। ज्यादा से ज्यादा दूसरी सिमत से आने वाला इन पहाड़ी चट्टानों तक तो पहुंच सकता था जो नदी के रास्ते में हायल थी, लेकिन किसी भी जरिया से वो आगे की जानब सफर नहीं कर सकता। चट्टानों के दरमियान से गुजरते हुए उन्हें तकरीबन 1.5 मिनट गुजर गया। तब कर्नल ने महसूस किया कि अब ये चट्टानी सिलसिला सुकड़ता जा रहा है और वसतें इतनी नहीं रह गई जितनी अकब में थी। यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जिसे सिर्फ एक गोरख धंधा कहा जा सकता था। चट्टानें यहाँ तंग हो गईं। कर्नल ने एक लम्हे के लिए रुककर कंदील को देखा, लेकिन अपने आइंदा अक़दामात के बारे में कंदील से कोई सवाल करना बेमैनी ही था। चुनाचा उसने कंदील का हाथ पकड़ा और उस सुरंगनुमा दहाने से अंदर कदम रख दिया, और फिर उनके कानों में एक अजीब सी बिन बनाहट गूंजने लगी। ये बिन बनाहट बहुत मदहम थी, लेकिन जूं जूं उनके कदम आगे बढ़ रहे थे बिन बनाहट तेज होती जा रही थी। कर्नल उस पर गौर करने लगा। उसे बस यही महसूस हुआ जैसे लातादाद इंसान बहुत मदहम लहजे में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हों, लेकिन इन आवाज़ों का कोई मफहूम नहीं था। कर्नल के कदम रुक गए और वो धड़कते दिल पर काबू पाने की कोशिशें करने लगा। उन आवाज़ों का राज समझ में नहीं आया। कंदील उसके साथ एक बेजान वजूद के मानद थी। खुद उसके मुंह से अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। चंद लम्हात रुकने के बाद कर्नल के कदम फिर आगे बढ़े और बनबनाहटों की आवाज़ें मुसलसल उसके कानों में गूंजती रही। अब इसमें कोई शको शुबा नहीं रहा कि ये बिनबनाहटें इंसानी आवाज़ें ही थीं, लेकिन रात की गहरी तारीकी में उसे वो इंसान नजर नहीं आए जिनकी ये आवाज़ें थीं। खौफ व दहशत और परेशानी आखिरी हदों को छू रही थी। कोई फैसला करना मुश्किल था, पीछे हटना भी बेमैनी ही था, और आगे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि क्या है। फिर अचानक ही एक मदम सी रोशनी की शुआ छत की बुलंदियों से नीचे उतरने लगी और कर्नल की दहशत ज़दा निगाहें उस जानब उठ गईं। लोइस देर तक राजदेव से बातें करता रहा और राजदेव ने उसे यही इत्मीनान दिलाया कि वह बल आखिर सुबारा से निकलने के रास्ते तलाश कर लेगा। इन हालात में यही ज़रूरी था। फिर राजदेव ने गज़ाल से कहा,
बहुत एहतियात से उन्हें हैंडल करना है। तुमने मेरी बातों से अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। किसी हद तक अंकल, इसके अलावा चाराकार भी क्या है? हम 2 अफराद कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि जंगल खतरात से पुर है। उन लोगों को साथ लेकर जंगलों में भटकेंगे और अपने साथियों को तलाश करेंगे। अगर ये मुमकिन ना भी हो सका तो भी मुमकिन है रास्ता मिल जाए। लेकिन अंकल, वो लोग, मेरे डैडी कंदील और दूसरे, गज़ाल अफसरदा लहजे में बोला। नहीं गज़ाल, मेरे बेटे, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। मैं इन सब की जिंदगी का ख्वाहा हूँ। अगर इस दौरान भी हमें ना मिले तो गोंडा 112 जाऊंगा और हुकूमत से मदद की दरख्वास्त करूंगा। मुझे यकीन है कि भरपूर अमदाद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा और हम बेहतर वसाइल के साथ उन्हें तलाश कर सकेंगे। दूसरी सूरत में गज़ाल, मैं तुम्हारी पेश की हुई हर तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं अंकल, मैं जानता हूँ, गज़ाल ने कहा, ये बहुत मुनासिब रहेगा। इत्तफाकात हमें इन लोगों के सामने ले आए हैं और तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये लोग नीम जनूनी कफियत का शिकार हैं। इनसे हराफ किया तो ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे। इनकी तादाद हमसे ज़्यादा है और फिर हम तो बिल्कुल ही निहत्ते हैं। यूं भी उनसे जंग बेअक्ली होगी। गज़ाल ने राजदेव से इख्तलाफ नहीं किया। वाकई कोई और रास्ता नहीं था। इसके अलावा मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, वापसी के रास्तों से ज़्यादा अदम वाकफियत का अजहार भी नहीं करना, वरना इनकी हमसे दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सूरत में हमें मराआत हासिल रहेंगी। इसके लिए मैंने सोचा है कि लोइस के साथ मिलकर रास्तों के नक्शे बनाऊंगा और होशियारी से उन्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जिन पर हमारे साथी हमें मिल सकते हैं। मुझे आपसे मुकम्मल इत्तफाक है अंकल, गज़ाल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। बेहतर है ज़हन को सुकून देकर सोने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ तुम किस कदर परेशान होगे, लेकिन एक बहम जो की हैसियत से मैं कुछ बातें ज़रूर कहूँगा। जिंदगी एक बार मिलती है, मौत भी एक बार ही आती है। मौत अगर ताकतवर है तो जिंदगी ताकतवर तरीन। वो मौत से लड़ना जानती है। वो लोग आसानी से मौत का शिकार ना होंगे और मौत वक़्त के ताबे है। लोग हमसे ज़्यादा बुरे हालात का शिकार ना हुए होंगे, लेकिन देख लो हम जिंदा हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में लातदाद बार मौत को बहुत करीब से देखा है। वो ज़िंदगी से खौफजदा रहती है। राजदेव करवट बदल कर लेट गया। गज़ाल चित लेटा आसमान को घूरता रहा। उसे अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। वो अपने जहन को इन ख्यालात से आज़ाद ना करा सका। सिकंदर एडमंड गार्सा और उनके साथियों को शरधानिये साथ लेकर एक वादी में जा पहुंचे। ऐसी ही एक वादी में वो एक बार शरधानियों को देख चुके थे, जो माथों पर पट्टियां बांधकर बिकोले सरातू कोई बहुत बड़ी कसम खा रहे थे। लेकिन वो वादी इस जैसी नहीं थी, बस एक गहराई थी। जबकि यहाँ इस वादी की तराश बिल्कुल इंसानी हाथों का कारनामा मालूम होती थी, लेकिन उसमें जगह जगह उभरी हुई चट्टानें और उन चट्टानों में निकली हुई कोंपलें इस बात का अजहार करती थी कि उनकी तलाश में इंसानी हाथों का दखल नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा महफूज जगह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। वादी का फैलाव इतना वसीओ अरीज था कि देखकर हैरत हुई। ताहदे निगाह छतरी नुमा नोकदार झोंपड़े फैले हुए थे और उनकी साख्त बहुत ही अजीब थी। उनकी वसअत भी ज्यादा नहीं थी, बस इतनी थी कि एक झोंपड़े के नीचे 3-4 आदमी कयाम कर सकें। अलबत्ता झोंपड़ियों के बाहर उसी गोलाई में अहाते जरूर बनाए गए थे और ये तर्ज तामीर यकीनी तौर पर इंतहाई मुनफरिद था। उसमें जहानत भी कार फरमा थी और जंगलीपन भी नुमाया था। रास्ते छोड़े गए थे, झोंपड़ों को कतारों की शक्ल में बनाया गया था। बाज़ जगह सिर्फ बुलंदो बाला अहाते बिखरे हुए नजर आए, जिन्हें बांसों और घास फूसों से घेर दिया गया था। तमाम के तमाम झोंपड़े एक ही साइज के थे और उनके दरमियान चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे।
जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। उनके लिबास ज्यादातर जानवरों की खाल पर मुश्तमिल थे, लेकिन बहुत से लोग बाकायदा लिबास भी पहने हुए थे और उनमें बदन ढकने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद थीं। गोया शरधानी औरतें जिस्म पोशी जरूर समझती थीं और उनमें से कोई वहशत नहिमाया नहीं थी। एक मखसूस जगह से उन लोगों को नीचे उतारा गया और ये संभल संभल कर उतरते हुए बल आखिर वादी में दाखिल हुए। फिर उनका रुख तब्दील कर दिया गया और पहाड़ी दीवार के किनारे किनारे सफर कराते हुए उन्हें एक ऐसे अहाते में लाया गया जो अच्छा खासा वसी था और उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां लिपटी हुई थीं। ये गोया शरधानियों का कैद खाना था। अहाते से दरवाजे से उन्हें अंदर दाखिल कर दिया गया और उसके बाद बाहर अहाते का दरवाजा बंद कर दिया गया। एडमंड गार्सा जमीन पर चत लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जिस रास्ते से उन्होंने सफर किया वहां की निस्बत यहाँ ठंडक थी। गो सूरज अब भी चमक रहा था, लेकिन अहाते पर साया था और सूरज की तपश से वो मुतासर मालूम नहीं होता था, या फिर वादी की गहराइयां खुद ही काफी ठंडी थीं और पहाड़ी दीवारों की वजह से वहां का मौसम बाहर के मौसम से काफी मुख्तलिफ था। गारसा के साथी भी उसी तरह जमीन पर लेट गए। वो सब नढाल नजर आ रहे थे, जबकि सिकंदर के बाकी 3 साथी उसके साथ बैठे हुए थे। हैरत की बात यह थी कि सरातू भी नॉर्मल था। देर तक खामोशी तारी रही। फिर प्रोफेसर गौरी ने कहा, गारसा का बददिल होना ठीक नहीं सिकंदर, ये शरधानी कुछ भी कर सकते हैं। इनकी निस्बत हमें गारसा की ज्यादा जरूरत है। मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि गारसा के बकिया साथी भी उसे छोड़ना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ अजीब हो गई है प्रोफेसर। ये एतराफ कर लेना चाहिए कि हमारी ये मुहिम नाकाम हो गई। जो मकसद हम लेकर चले थे वो तकरीबन खत्म हो गया। अब हम अगर किसी तरह उन शरधानियों की कैद से आजाद भी हो जाएं तो क्या करेंगे? अपने साथियों को छोड़कर वापसी के सफर के लिए गैरत इजाजत नहीं देती, उन्हें तलाश करने के लिए वसाइल नहीं। और फिर ये कैद, गजाल और राजदेव के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो सिर्फ एक एहसास होता है, सिर्फ एक एहसास, वो ये कि अगर वो अब भी जिंदा हैं तो कुदरत का एक ऐसा मोर्जा हमारे सामने आएगा जिस पर मुश्किल से ही यकीन किया जा सकता है। वो हौलनाक दरिया मुझे याद है, उसमें तो चट्टानें भी सलामत नहीं रह सकती। किसी गोश्त पोश्त के वजूद का जिंदा रह जाना नामुमकिनात में से है। बाकी रह गए कर्नल और कंदील, ना जाने वो कहाँ गुम हो गए। एक बात बताइए सिकंदर, अचानक भरतचंद्र ने कहा और सब उसे देखने लगे। ये शरधानिये हमें ही गिरफ्तार करके लाए हैं ना? जाहिर है अगर किसी तरह उन्हें कोई लालच दिया जाए और कहा जाए कि इन जंगलों में जो लोग गायब हो गए उनके पास कोई कीमती शय मौजूद है, तो क्या ये उन लोगों को तलाश ना करेंगे? इस तरह हमें 2 फायदे हासिल हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि वो हमें फौरी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर लालच में आ गए तो उन लोगों को तलाश कर लाएंगे। इस तरह मुमकिन है हम फिर यकजा हो जाएं। मुश्तरका तौर पर हमारे साथ जो कुछ भी हो बेहतर है, वरना जिंदा बच जाने वाले हमेशा कर्ब का शिकार रहेंगे। आप यूं समझ लें कि जिस तरह एडमंड गारसा प्रोफेसर गौरी के जाल में फंसकर खजाने के लालच में हमारा दोस्त बन गया, बिल्कुल यही कोशिश उन शरधानियों के साथ की जाए। खुशकिस्मती से उनमें से एक ऐसा भी मौजूद है जो हमारी जुबान भी समझता है। फिर भरतचंद्र की बात काबिले गौर थी। चंद लम्हात बाद सिकंदर ने कहा, हाँ अच्छी तजवीज है, बशर्ते कि हमें उसका मौका मिले। गारसा को कंट्रोल करना जरूरी है, कहीं वो दीवानगी में कोई हमाकत ना कर बैठे, प्रोफेसर गौरी ने कहा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, सिकंदर ने कहा और फिर उठकर गारसा के पास जा बैठा। तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो गारसा। गारसा ने आंखें खोल दी, गुस्सीली नजरों से सिकंदर को घूरता रहा, फिर बोला, तुम खुश हो?
ये सब कुछ गैर मामूली नहीं है। शरधानी इस तरह हमारा तआकुब भी कर रहे थे और हम उसके लिए तैयार थे कि किसी भी वक्त उनके कैदी बन जाएं। हर चंद के हम उनसे मुकाबला करते रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी तैयार रहे हैं कि किसी भी वक्त उनके हाथों गिरफ्तार हो जाएं। इस सूरत में भी हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लाहे अमल रखते थे। क्या ये जंगली हैं? अगर बहुत ज़हीन होते तो इन जंगलों में ना रहते, इसलिए ज़रा भी मौका मिलने पर हम उन्हें शीशे में उतार सकते हैं। हाँ, अगर कोई जल्दबाजी हो गई तो फिर उस नुकसान का अजाला ना हो सकेगा। ओह, नफ़ा नुकसान से पहले ही कुछ हो जाएगा, मुझे यकीन है। तुम्हारे साथी भी कुछ ना कर सके। बज़ाहिर तो यूं लगता है जैसे हम भूख से मर जाएंगे। मेरी कफियत वो अचानक रुक गया। वो देखो कमाल हो गया। अचानक गारसा कलकारी मारकर उठ बैठा। सिकंदर ने गर्दन घुमा कर देखा। बहुत से शरधानी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने लकड़ी के बने हुए तश्त हाथों में उठा रखे थे, जिन पर भुने हुए गोश्त के बड़े टुकड़े रखे हुए थे। उनसे इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। चंद तश्तों में जंगली फल भी नजर आए। मिट्टी के बहुत से बर्तनों में दूध था। गारसा के दूसरे साथियों में भी जिंदगी दौड़ गई और वो नदीदों की तरह होंठों पर जुबान फेरने लगे। ये चीजें उनके सामने रख दी गईं और गारसा के साथी उन पर टूट पड़े। ओ कुत्तों, जानवरों, इंसान बनो। दूसरे लोग भी हैं, पीछे हटो, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। सॉरी सिकंदर, सॉरी फ्रेंड्स, ये कई रोज भूखे रहकर पागल हो चुके हैं। लो तुम भी गोश्त खा लो, हम सिर्फ फल खा लेंगे। गारसा, क्यों प्रोफेसर, क्यों भर्त? बिल्कुल पता नहीं कौन से जानवर का गोश्त है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गारसा बोला। वैसे भी गारसा के साथियों ने फलों पर तवज्जो नहीं दी, चनाचा उन लोगों ने ये फल और दूध इस्तेमाल किया। वो यहाँ भैंस देख चुके थे, इसलिए दूध पीने में किसी को आर ना हुआ। शिकमसीर होने के बाद गारसा भी चोंचाल नजर आने लगा। शाम होने लगी और उसके साथ ही खनक हवाएं चलना शुरू हो गईं, जो रात को काफी सर्द हो गईं। मौसम इतना सर्द कहीं नहीं महसूस हुआ। उन लोगों को इस सर्द मौसम से काफी परेशानी हुई। किसी न किसी तौर सुबह हो गई। सूरज के साथ मौसम बदल गया। वैसे अहाते के गिर्द भी शरधानियों का पहरा था। सुबह को उन्हें बाकायदा नाश्ता दिया गया, जो फलों वगैरह पर मुश्तमिल था। दिन को 11 बजे उन्हें वही नौजवान नजर आया जो तालीम याफ्ता था। उसके साथ बहुत से मसला शरधानी थे। उन सबको अहाते से बाहर आने का इशारा किया गया। तालीम याफ्ता शरधानी ने कहा, क्या तुम लोग शरधानी बस्ती देखना चाहते हो? हम तुम्हारे कैदी हैं, इसलिए तुमसे किसी ख्वाहिश का इजहार बेमैनी है हमारे लिए। सिकंदर ने कहा, तुम हमारे दुश्मन हो। तुमने हमारी बहुत से साथियों को हलाक किया और बहुत सौ को जख्मी किया है। इसके बाद भी क्या हम तुम्हें दोस्त समझ सकते हैं? सरदार, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सब लोग खामोशी से उनके नरगे में चल पड़े। रास्ते में एडमंड ने राव से कहा, तुमने मुझे लीडर बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लीडर की हैसियत से तुम सरदार से गुफ्तगू करो। तुम जो कुछ उससे कहोगे वो मेरी नुमाइंदगी होगी और हम तुमसे इनहराफ नहीं करेंगे। जैसे तुम पसंद करो एडमंड, सिकंदर ने कहा। और फिर उस वक्त लीडर कोई नहीं है, हम सब कैदी हैं। नहीं डियर एडमंड, तुम बहरहाल हमारे लीडर हो। इन हालात से बहरहाल हमें निजात मिल जाएगी। इसके बाद हम तुम्हारी ही रहनुमाई में काम करेंगे, सिकंदर ने कहा। प्रोफेसर गौरी या भरतचंद्र को राव के इस अंदाज में गुफ्तगू करने पर कोई एतराज नहीं था। वो जानते थे कि सिकंदर बेहद ज़हीन और मौका शनास है। एडमंड के मजाज को वो समझ चुका है और जानता है कि किसी तरह इन हालात से निमटा जा सकता है। अलबत्ता एडमंड ने किसी कदर झंझलाए हुए अंदाज में कहा, ना जाने तुम इस कदर पुर उम्मीद क्यों हो? ये मेरा मजहब है डियर एडमंड। जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं और हम खुद कुछ करने के काबिल नहीं रहते, तो हमारे चेहरे आसमानों की जानब उठ जाते हैं और हम अपनी उलझन उसके सुपुर्द कर देते हैं जो हमारा तख्लीक कुंदा है और जिसने हमसे कहा है कि मायूसी गुनाह है। और इन हालात में भी तुम मजहब की टांग पकड़े हुए हो, एडमंड गारसा ने कहा। और सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
हाँ एडमंड गार्सा, मजहब हमारा सहारा होता है, बेहतर है तुम इस मौजू पर गुफ्तगू ना करो। एडमंड गार्सा होंठ सिकोड़ कर खामोश हो गया। शरदानी बस्ती उनकी निगाहों के सामने थी। छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे और कहीं कहीं औरतें भी, जिनमें नौजवान लड़कियां भी थी, बूढ़ी औरतें भी थी। लेकिन एक बात उन लोगों ने महसूस की, वो सब के सब पुरवकार थे। नौजवान लड़कियों की आंखों में छिछोरापन नहीं था। वो सादा निगाहों से कैदियों को देखती और नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती। सिकंदर गहरी निगाहों से उस माहौल का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। शरदानी नौजवान उनकी रहनुमाई कर रहा था। बस्ती काफी वसीओ अरीज थी। उनका सफर बल आखिर एक ऐसी जगह खत्म हुआ जहां एक और बहुत बड़ा अहाता फैला हुआ था। शरदानी नौजवान ने उन्हें इस अहाते के दरवाजे से अंदर जाने का इशारा किया। अब तो ये अंदर जाकर ही मालूम हो सकता था कि दूसरी सिमत क्या है और उनकी तकदीर उनके मुस्तकबल के लिए क्या फैसला किए हुए है। अहाते में एक अजीब सी कैफियत नजर आई। जगह जगह बांसों पर छतें बना दी गई थी। अहाता काफी वसीओ अरीज था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। उन छतों के नीचे शरदानी नजर आ रहे थे, लेकिन जो अनोखा मंजर उनकी निगाहों के सामने आया वो बड़ा तअज्जुब खेज था। छतों के नीचे जमीन पर घास बिछी हुई थी और उस घास पर जख्मी शरदानी नौजवान पड़े नजर आए। उनके मुआलिज उनका इलाज कर रहे थे। गोया ये अस्पताल था जिसकी तस्दीक साथ आने वाले शरदानी नौजवान ने कर दी। वो कहने लगा, ये हमारी इलाज गाह है और तुम्हें ये इलाज देखकर यकीनन हैरत होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया का तरीका इलाज देख चुका हूँ। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग अपने जख्मों का इलाज किस तरह करते हैं। शरदानी नौजवान की रहनुमाई में ये लोग एक छत के नीचे पहुंचे। यहाँ एक ऐसा शरदानी नौजवान मौजूद था जिसकी आंख की जगह गहरा गार नजर आ रहा था। उसकी आंखें जाया हो गई थी, लेकिन उस गार पर कोई दवा वगैरह नहीं रखी गई, बल्कि एक बूढ़ा शरदानी आंख के कुर्बो जवार के गोशे साफ कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने हाथों को धोकर अपनी एक उंगली आंख के उस गार में दाखिल कर दी। एडमंड गार्सा ने मुंह बनाकर रुख तब्दील कर लिया, लेकिन सिकंदर और दूसरे लोग बिगौर इस तरीका इलाज को देख रहे थे। शरदानी जख्मी नौजवान होश में था, लेकिन बिल्कुल पुरसकून। गालबन उसकी आंख का ये जख्म सुन्न कर दिया गया था। फिर वो आंख के इस गार से छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े निकालने लगा, जिन्हें वो इंतहाई एहतियात के साथ एक छोटे टुकड़े पर रखता जा रहा था। करीब ही एक भूरे रंग का सयाल था जिसे बार बार वो उसकी आंख में टपका देता। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारग हुआ। उसने लकड़ी का वो गोल टुकड़ा अपने एक और साथी की जानब बढ़ा दिया। शरदानी नौजवान आगे बढ़ गया। एक और छत के नीचे ऐसा शख्स नजर आया जिसका दाहिना पांव पास से काट दिया गया था। शरदानी नौजवान ने कहा कि उसकी एक टांग तुम्हारी चलाई हुई गोलियों से छलनी हो गई थी और इस काबिल नहीं थी कि वो जिस्म पर मौजूद रहे, चुनाचा उसे काट दिया गया और अब उसकी जगह नई टांग लगा दी जाएगी। क्या तुम लोग इस तरीका इलाज में कामयाब हो? सिकंदर ने बेइख्तियार पूछा। हाँ, हमारे यहाँ यही तरीका इलाज राइज है और तुम्हारे यहाँ तरीका इलाज उससे ज्यादा कामयाब है। दूसरी टांग उसके जिस्म से मुंसलिक करके तुम उसे दोबारा चलने फिरने के काबिल बना दोगे? सिकंदर ने पूछा और शरदानी नौजवान हंस पड़ा। फिर बोला, ना सिर्फ चलने फिरने के काबिल बल्कि ये मामूल की जिंदगी गुजारेगा और बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। सिकंदर ने तहजीन अमीज अंदाज में गर्दन हिलाई और वो शरदानी नौजवान के साथ वहां से आगे बढ़ गए। उन्होंने बहुत से जख्मी शरदानी नौजवानों को देखा और इस अजीबोगरीब तरीका इलाज पर इंगशे बंदा रह गए। तुम्हारी जदीद साइंस की उम्र ही क्या है? इंसान तो अरबों साल से जी रहा है और तुम उसके अंदाज में जीता रहा है। तुम अपने आज के तरीका इलाज को मुअस्सर कहते हो। ये सब कुछ वो सदियों से काम करता रहा है। मैं कहता हूँ, इन तमाम फजूलियात से हमारा क्या तकल्लुक है? हमें ये सब कुछ क्यों दिखाया गया? गार्सा चीख कर बोला और नौजवान ने गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, तअल्लुक है मिस्टर। इन सब को जो नुकसान पहुंचा है उसे तुम पूरा करोगे। जिसकी आंख जाया हुई है उसे तुम्हारी आंख दरकार है। जिसके पांव जाया हुए हैं उसे तुम्हारे पांव।
सुनहरी रोशनी के उतरने का अंदाज अजीब था, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद रोशनी के लातदाद शुआएं छत से नीचे उतर आईं। तब कर्नल की समझ में सूरत हाल आ सकी। उन तिलस्मी गारों से ऊपर चांद निकल आया था और बुलंदियों के सुराखों से उसकी शुआएं अंदर आ गई थी। अजीमुशान गारों का ये सिलसिला रोशन हुआ तो यहाँ का मनजर उजागर हो गया। रोशनी की पहली किरण के साथ ही बिन बनाहटों की आवाजें बंद हो गईं। उन्हें बेशुमार इंसानी बदन नजर आए जो इन गारों में जगह जगह सजदा रेज थे। फिर एक गूंजदार इंसानी आवाज उभरी, तरवाशुदिया अबूना के। आवाज बेहद हौलनाक थी। कर्नल ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, इसका क्या मतलब हुआ? उसने ये सवाल खुद से किया था, लेकिन कंदील फौरन बोल उठी। वो कह रहा है, चांद के पुजारियों उठ जाओ, देवता के दर्शन करो, वो हमारे दरमियान आ गया है। कर्नल फिरोज ने चौंक कर कंदील को देखा और एक बार फिर कांप कर रह गया। कंदील का चेहरा भी चांद ही की तरह दमक रहा था। उसकी आंखें नन्हे मुन्ने कमकों की मानद रोशन थी और उसमें स्याह पुतलियों का कोई निशान बाकी नहीं था। कर्नल सहम कर रह गया। इस तिरस्मी दुनिया में उसे अपना वजूद बहुत हल्का महसूस हुआ। उसे एहसास हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं है और इस एहसास ने उसके जिस्म पर मनोवजन लाद दिया। उसके एसाब साथ छोड़ते जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता सजदा करने वाले उठ खड़े हुए। ये बुलंदो बाला कामत के कवि हीकल मर्द थे जिनके जिस्मों पर बराए नाम लिबास था और ये लिबास भी बस पत्तों या खालों से बने हुए थे। गारों के इस वरीसियो अरीज तिरसम कदे में चांदनी ने भी कमाल दिखाया। यूं लगता था जैसे छत के सुराखों का ये निजाम खसूसी तौर पर कायम किया गया है। गार का गोशा गोशा बिकमा नूर बन गया। दीवार में गारों के दूसरे छोटे छोटे दहाने नजर आए। फिर एक ऐसे ही छोटे दहाने से एक शख्स नमूदार हुआ और उसके बदन पर स्यारा रंग का ढीला ढाला लिबास था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब आने लगा और अचानक ही कर्नल फिरोज के जहन में छनाका सा हुआ। उसने उस शख्स को पहचान लिया था। ये उन्हीं दोनों बूढ़ों में से एक था जो उन्हें जंगलों में मिले थे और जिनमें से एक को कंदील ने हलाक कर दिया। इस वक्त ये बूढ़े नाबीना नजर आए, लेकिन इस वक्त बूढ़े की दोनों आंखें कंदील की आंखों की मानद रोशन थी। कंदील के हलक से एक तवील आवाज निकली, एक मुसलसल आवाज जो भेड़िए की रोने की आवाज से मुशाबे थी। साथ ही बूढ़े के हलक से एक शैतानी कहका बुलंद हुआ, ज़वार तेरा, उसने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा और कंदील खामोश हो गई। उसी वक्त 6 आदमी एक गार से बाहर निकले। उनके हाथों में आबदार खांडे थे। वो बहुत खौरख्वार नजर आए। खांडे हाथों में संभाले हुए वो उन दोनों के गिर्द खड़े हुए। बूढ़े ने फिर कंदील से कुछ कहा। कंदील ने नफरत से गर्दन झटकी और फिर आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगी। कर्नल सख्त के आलम में खड़ा रह गया, लेकिन अकब से किसी ने उसे धक्का दिया और वो गिरते गिरते बचा। एक खांडे बरादर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कर्नल खुश्क होंठों पर जुबान फेरता हुआ आगे बढ़ने लगा। कंदील सीना ताने पुरवकार अंदाज में चल रही थी। खांडे बरादरों का रुख एक दहाने की तरफ था और वह उन्हें उसी तरफ ले जा रहे थे। गार के इस दहाने के पास पहुंचकर वो रुक गए और उन्होंने इन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। कंदील खामोशी से आगे बढ़ गई। अंदर गहरी तारीकी थी, लेकिन दहाने से अंदर कदम रखकर कर्नल को एक अजीब सा एहसास हुआ। नीचे पथरीली जमीन नहीं थी, बल्कि ये लकड़ी का फर्श मालूम होता था। मदम मदम रोशनी यहाँ भी आ रही थी, लेकिन दूसरे लम्हे बाहर से एक आवाज उभरी और अंदर गहरी तारीकी फैल गई। गालबन दहाने पर कोई चट्टानी दरवाजा बंद कर दिया गया। गालबन ये उनका कैद खाना था। अभी कर्नल कोई फैसला ना कर पाया था कि अचानक नीचे की जमीन हिलने लगी। एक चरचराहट सी उभरी और उन्हें नीचे की चौबी जमीन आगे की सिमत सिरकती महसूस हुई। कर्नल ने बेइख्तियार कंदील का हाथ पकड़ लिया। कंदील खुद भी बुरी तरह लड़खड़ाई। कर्नल एक हाथ से कंदील को संभाले हुए था, दूसरा हाथ अंधेरे में कोई सहारा टटोलने लगा। कोई शय उसके हाथों में आ गई। ये एक सख्त और खुरदरी लकड़ी का कुंदा था जिसे उसने मजबूती से पकड़ लिया। कैद खाने की हद तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके अमकानात हो सकते थे, लेकिन फर्श का अपनी जगह छोड़ देना नाकाबिले फहम था।
اس کے بعد کوئی بھی دہشتناک صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ کرنل بے اختیار اس سمت کھسکنے لگا جدھر سے وہ اس قید خانے میں داخل ہوئے، لیکن 2 قدم چل کر ہی اسے احساس ہوا کہ ادھر بھی کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ زمین کی جنبش اب صرف جنبش نہ رہی بلکہ اسے کھسنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ بس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سواری پر کھڑے ہوں اور وہ آگے بڑھ رہی ہو۔ کوئی انتہائی اقدام جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے کرنل ساکت ہو گیا، لیکن اس کا دل کمپڑیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، خطرناک عمل۔ قندیل بالکل خاموش تھی، چوبی فرش مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ یہ جگہ بھی عجیب تھی، غالباً کوئی سرنگ۔ لیکن اچانک ہی انہیں اس سمت روشنی نظر آئی جدھر اس انوکھی سواری کا رخ تھا۔ پھر ایک دم کرنل کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی آواز نکل گئی۔ دوڑتا ہوا فرش چھت سے بے نیاز ہو گیا اور دونوں چاندنی میں نہا گئے۔ کرنل نے سہمی ہوئی نظروں سے آسمان پر کھلے چاند کو دیکھا، پھر اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ چاندنی اور کہر میں لپٹی پہاڑیاں تا حد نگاہ نظر آ رہی تھیں۔ چھت پر بیکرا آسمان پرسرار ستاروں سے مزین تھا۔ آخر میں اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ناہموار تختوں کو جوڑ کر ایک کٹہرا سا بنایا گیا تھا جس کی لکڑی سال خوردہ تھی اور تھوڑی سی قوت لگانے سے ٹوٹ سکتی تھی۔ اطراف کی رکاوٹیں بھی لکڑی اور درختوں کی چھالوں سے بنے ہوئے رسوں کی تھی، لیکن جس منظر نے کرنل کا سانس بند کر دیا وہ نیچے کا منظر تھا۔ چاندنی کی دھند میں نیچے ناقابل یقین گہرائیاں نظر آئیں۔ وہ زمین سے سینکڑوں فٹ اوپر خلا میں سفر کر رہے تھے اور یہ سفر ناپائیدار تختوں سے بنے ہوئے ایک کٹہرے میں طے کیا جا رہا تھا۔ کرنل نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہرائیاں دیکھ کر چکر بھی آ سکتا تھا، اور اس کے بعد قندیل یا تو ذہنی عدم توازن کا شکار تھی یا پھر دہشت زدہ، کیونکہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کرنل کا سانس پھولتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ وہ اس تخت سلیمانی کی پرواز کا طریقہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں چاندنی میں گھورنے لگیں۔ وہ پہاڑیاں کوئی 100 گز پیچھے رہ گئیں جن کے سوراخ سے نکل کر یہ کٹہرا باہر آیا تھا۔ 4 رسیاں چل رہی تھی جن میں 2 اوپر تھیں 2 نیچے، اور ان کا عمل یقیناً انسانی ہاتھوں کا رہنے منت تھا۔ کسی چرخی کے ذریعے انہیں اس کٹہرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ کرنل کو وہ چرچراہٹ بھی یاد آئی جو فرش کھسکنے سے صرف ایک لمحہ قبل سنائی دی تھی، اور اس کے بعد یہ فرش چل پڑا۔ بھوری پہاڑیوں میں وہ سیاہ دھبا بہت بھیانک نظر آیا جس سے یہ رسیاں باہر نکلی تھیں۔ کرنل کی گردن گھوم گئی۔ اب وہ دوسری سمت دیکھ رہا تھا جہاں انہیں جانا تھا۔ ادھر بھی اتنی ہی بلند و بالا پہاڑیاں تھیں جتنی یہاں تھیں، لیکن ان کا فاصلہ بے پناہ تھا۔ ایک طویل و عریض وادی میں کٹہرا سست روی سے سفر طے کر رہا تھا۔ پھر کرنل کو ایک اور دہشتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وادی کے عین درمیان پہنچ کر کٹہرا رک گیا۔ اس کے رکتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ اس کے کان بری طرح سنسنا رہے تھے۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی، لیکن کرنل کا بدن پسینے سے تر تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو سرد ہوائیں پسینے سے بھیگے بدن میں برچھیوں کی طرح چبھنے لگیں، کرنل کے بدن میں کپکیاں دوڑنے لگیں جو خوف اور سردی کا مشترکہ نتیجہ تھی۔ اس کا کلیجہ جیسے منہ سے نکل رہا تھا۔ بدن اس کے جھٹکے کے لیے تیار تھا جو دوبارہ سفر شروع ہونے سے لگنے والا تھا، اور یہ انتظار اور جان لیوا تھا۔ لیکن جب کئی منٹ اسی طرح گزر گئے تو ایک دوسرے تصور نے رہی سہی جان نکال لی۔ کٹہرے کے بیچ میں رک جانا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس خلا کے قیدی ہیں، یقیناً انہیں خلا میں معلق کر کے قید کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ایک خوفناک کوشش تھی۔ انہیں شاید خوف ہوگا کہ کہیں غاروں میں وہ کوئی کارروائی نہ کر ڈالیں، حالانکہ ان کا کیا سوال تھا۔ کم از کم کرنل تو یہاں آ کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہا۔ وہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں پایا۔ قندیل نے پرسرار طور پر وہ کشتی تلاش کی تھی اور سفر شروع کیا تھا، لیکن اس سفر کا یہ انجام
लम्हे धमक बनकर गुजरते रहे। हवाएं इस झोले को हलकोरे दे रही थी और खुद को संभालने के लिए बार बार उसमें लगी हुई लकड़ियां पकड़नी पड़ रही थी। खड़े खड़े पांव शल हो गए तो कर्नल ने कंदील से कहा, बैठ जाओ कंदील। और कंदील चौंक पड़ी। उसने वीरान नजरों से कर्नल को देखा और फिर थके थके अंदाज में बैठ गई। कर्नल भी उसके पास ही बैठ गया। तुम्हें पहले इसका खदशा नहीं था? कर्नल ने सवाल किया। किसका? कंदील खोए हुए लहजे में बोली। ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं नहीं जानती, कंदील ने जवाब दिया और कर्नल दिल में जंजलाहट पैदार हो गई। अगर कुछ नहीं जानती वो तो फिर कश्ती में बैठकर सफर क्यों शुरू किया? लेकिन चंद लम्हात के बाद वो नॉर्मल हो गया। उसे कंदील के अल्फाज याद आ गए और ये सच्चाई भी थी कि कुछ पुरस्रार कुव्वतें उसके जहन को करीदती थी और वो बोल पड़ती थी, जबकि उसका बचपन तो उसी दुनिया में गुजरा था। वो खुद इसी कैफियत से परेशान थी। उस पर जंजलाहट बेकार है। इन वाकयात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने नरम लहजे में पूछा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल। तुम इस कश्ती के बारे में कैसे मालूम हुआ? बस मुझे याद आया था वो कश्ती वापसी के लिए वहां पोशीदा की गई थी। मुझसे कहा गया था कि जब मैं वापस आऊंगी तो ये कश्ती मेरे सफर में मुआवन होगी और मुझे ये जगह याद थी। क्या तुम्हें मालूम था कि इस कश्ती के जरिए सफर करके हम कहाँ पहुंचेंगे? नहीं। कर्नल ने एक ठंडी सांस ली और फिर उस पर खामोशी तारी हो गई। ये रात कर्नल को अपनी जिंदगी की तवील तरीन रात मालूम हुई। सुबह ना हो पा रही थी। यख हवाओं ने रगों को खून मंजमद कर दिया। गलती से भी नीचे निगाह चली जाती तो दिल बैठने लगता। सुबह के वक्त गाड़ी कोहर नीचे उतरने लगी और माहौल नजरों से रूपोश हो गया। फिर उजाला फैला। सर्दी अब भी काफी शदीद थी। जूं जूं रोशनी फैलती जा रही थी, मनाजर धुंध की आगोश से बरामद हो रहे थे, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। कंदील नढाल थी। कर्नल ने उसका चेहरा देखा। उसके दिल में गज़ाल जाग गया। ये गज़ाल की मोहब्बत है, उसकी बीवी है। मेरी गज़ाल जिंदा है। कंदील, उसने प्यार से कंदील को पुकारा। जी अंकल। सर्दी लग रही है? नहीं। परेशान हो? हाँ अंकल। अब क्या होगा? तुमने उस बूढ़े शख्स को पहचान लिया जिसके एक साथी को तुमने हलाक किया था? हाँ, वो गोमाला था, मेरा दुश्मन। एक गोमाला को मैंने मार दिया। वो मुझसे केबून लेना चाहता था। मैंने उसे मार दिया। और अंकल, मैं दूसरे गोमाले को भी मार दूंगी। उसकी मौत ज़रूरी है। वो भी केबून हैं। वो दोनों केबून थे। जिस तरह केबून मुझे रोशन रास्ते दिखाते हैं, इसी तरह उनकी तारीक आंखें हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में बताती हैं। जो कुछ वो देखते हैं उनके दिमागों के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, कंदील ने बताया। कर्नल हैरत से उसके ये इंकशाफात सुन रहा था। पता नहीं ये सब कुछ क्या था। कंदील के इंकशाफात हैरत अंगेज होते थे, लेकिन वो खुद कुछ नहीं थी। अजीब शख्सियत थी उसकी, लेकिन वो सब कुछ तो बचा चुकी थी। उसके बाद कर्नल उससे और क्या सवाल करता? उसने एक बार फिर उस खून मंजमद करने वाले माहौल को देखा। वाकई अब क्या होगा? वो लोग उनके बारे में क्या इरादा रखते हैं, ये अंदाज़ा तो हो चुका कि वो कंदील के दुश्मन हैं। वक्त गुजरता रहा। सूरज चढ़ने के साथ साथ मौसम कुछ बेहतर होने लगा। माहौल वाज़ा हो चुका। नीचे हौलनाक गहराइयाँ थी और ऊपर खुला आसमान। वैसे अगर उनके लिए यही खिलाई कैद मुंतखब कर ली गई तो मौत बहुत जल्द उन्हें आ लेगी। एक ही रात ने बदन चूर चूर कर दिया, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो दोनों इस कटहरे में बेबस बैठे हुए थे और कर्नल आंखें फाड़ फाड़ कर बार बार बहुत दूर नजर आने वाली उन पहाड़ियों को घूरने लगता जहां से उनके सफर का आगाज हुआ। उसकी आंखें उस तलाश में थी कि उधर कोई तहरीक नजर आए, लेकिन वहां खामोशी और सन्नाटे का राज था। अचानक ही उनके जिस्मों को एक झटका लगा और उनके हलक से आवाज़ें निकल गईं। चंद लम्हात तो कुछ समझ में ना आया, लेकिन जब ये झूली नुमा शुमाया शय आगे सिरकने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके सफ़र का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वो दूसरी जानब ही सिरक रहे थे, यानी उन्हें उनकी जगह से आगे बढ़ाया जा रहा था। कर्नल ने कंदील का चेहरा देखा। वो सहमी हुई बैठी थी
और इस वक्त सिर्फ एक आम लड़की लग रही थी। कर्नल की निगाहें उन पहाड़ियों की जानब उठ गईं जिधर ये जा रहे थे। वहां भी कोई इंसानी वजूद नजर नहीं आया। जब झूला मामूल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और फिर वो वक्त भी आ गया जब वो उन हैबतनाक पहाड़ियों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। वैसा ही एक सुराख उन पहाड़ियों में भी नजर आया। सुराखों से निकलकर ये झूला यहाँ तक पहुंचा था। बल आखिर झूला पहाड़ी चट्टानों में दाखिल हो गया और बाहर की खुली फिजा के बाद उस तंगो तारीख सुराख में दाखिल होकर कर्नल को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे सख्त सर्दी में बदन के खुले हुए हिस्सों पर लिहाफ ओढ़ लिया जाए। यहाँ का मौसम मुतअद्दिल था और जिस सुरंग में ये झूला सफर कर रहा था वो भी ज्यादा तवील ना साबित हुई। चंद ही लम्हों के बाद वो फिर खुली जगह नजर आए। ये जगह एक चौड़ी और मसला चट्टान की शक्ल में थी और बहुत दूर तक मैदान की शक्ल में फैलती चली गई थी। वहां उन्हें भूरे रंगों के लोग नजर आए जो दूसरी तरफ नजर आने वाले लोगों से मुख्तलिफ नहीं थे। ये सब मुस्तैद खड़े हुए थे। झूला रुक गया। उधर भी दो चरखियां लगी हुई थी जो बद्दी और मोटी लकड़ी से बनाई गई थी और 4 आदमी उन चरखियों को घुमा रहे थे जिनकी मदद से झूला यहाँ तक आया था। उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया और झूला रुक गया।